हेलो बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं फिजिक्स का इवोल्यूशन टेस्ट 8 का सॉल्यूशन। देखिए, फिजिक्स में अपना बेटा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बोला, द टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सरफेस ऑफ ए कंपोजिट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मटेरियल्स हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के एंड 2k, और इनकी थिकनेस भी दी है बेटा, x एंड 2x इनकी थिकनेस दी है, ठीक है ना। और उसने क्या बोला हुआ है कि भाई द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट करंट की बात कर रहे हैं अपन को, हीट करंट अपन को फाइंड करना है। अब हीट करंट को फाइंड करके उसको कंपेयर करना है अपन को किसके साथ, इसके साथ। हिंदी में भी अगर अपन देखें बेटा तो ऊष्मा स्थानांतरण की धारा, यानी अपन को धारा निकालनी है कुल मिला के। तो अपन अगर ऊष्मीय धारा निकाल लेंगे, ऊष्मीय धारा निकालने के बाद इससे उसने ऊष्मीय धारा का मान दिया, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके जो भी एफ की जगह पे होगा वो अपना एफ का मान हो जाएगा, ठीक है ना। आइए तो सबसे पहले अपन निकाले। देखिए, अब इन प्रॉब्लम्स का बेटा जो कॉन्सेप्ट होता था वो क्या होता था, कॉन्सेप्ट देखिए। अगर अपन यहाँ पे चले तो अपन क्या कर सकते हैं, स्लैब को पूरा का पूरा अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस होते थे उनसे रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो ध्यान से अगर अपन देखें कि यहाँ का रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं कितना हो जाएगा। देखो, रेजिस्टेंस किससे रिप्लेस होता था बेटा, याद करो, रेजिस्टेंस रिप्लेस होता है अपना एल बाई के से। तो एल क्या, एक्स बाई के, ये तो दोनों का सेम है, तो ये R1 हो गया। ऐसे ही R2 इस वाले स्लैब का रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा कितना, 4x के अपॉन में 2k। तो इसको इससे अपन काटेंगे तो आ जाएगा 2x के अपॉन में k। तो बेटा अगर मैं बात करूं ये अगर रेजिस्टेंस R है ये वाला, तो ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस है वो कितना है, एक्चुअल में 2R है। और R की वैल्यू अपन बाद में x बाई के से रिप्लेस कर देंगे। तो अपने पास सर्किट हो गया कि यहाँ पे भाई टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T1 है। ये पोटेंशियल डिफरेंस की तरह काम करता है। दो रेजिस्टेंस है सीरीज में, एक ये और एक ये R है और ये 2R है। तो करंट जो निकलेगा या अपने पास Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, या अपन बोले ऊष्मा स्थानांतरण की दर जो निकलेगी वो अपने पास आ जाएगी कितना बेटा, डेल्टा V बाई R। डेल्टा V कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन में R। R कितना हो जाएगा, तो बेटा ये तीनों ही कैसे सीरीज, मतलब ये दोनों ही रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो R प्लस 2R हो जाएगा 3R। 3R, R की जगह मैं रख दूंगा x भाई कितना K, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है कि नहीं। अब अगर अपने इसको कंपेयर कर रहे, K दोनों हो गए, x हो गया, तो KA x हो गया, T2 माइनस T1 भी हो गया, ठीक है ना। अब f की जगह पे क्या है, तो f की जगह पे 1/3 दिख रहा है। तो ये अपने पास आंसर आ गया बेटा फोर्थ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बेटा अगर अपन चले, देखो ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप का ही सवाल है बेटा। क्या बोल रहा है, इसमें धातु की दो समान वर्गाकार छड़, तो एक छड़ी है और एक छड़ी। पहले इनको बेटा ऐसे श्रेणी क्रम में रखा है, फिर इन्होंने कितने क्रम में रख दिया, समांतर क्रम में रख दिया। तो अपन जानते हैं बेटा करंट क्या होता है। तो देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, ठीक है ना। तो अपने पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा अपना हो जाएगा V बाई R। तो 100 माइनस 0 है ना, V बाई की V की जगह अपन टेम्परेचर लिखते हैं, अपन रेजिस्टेंस हो गया बेटा कितना TR, इसको लिखते हैं अपन Q बाई T, लिखते हैं कि नहीं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां से अगर मैं देखूं तो ध्यान से इसको इससे काट देता हूं मैं, तो आ जाएगा 50 बाई कितना R। तो हमें T निकालना है, तो T अपने पास एक्चुअल में हो गया Q के अपॉन में, ये T इधर चला गया 50 बाई R। ये अपना इनिशियल टाइम है, पहले वाला टाइम है। अब बाद में क्या हो रहा है, टाइम बाद में क्या हो रहा है, ये जो Q बाई T है बेटा, यानी करंट जो है वो कितना हो रहा है, डेल्टा V तो उतना ही है 100 माइनस 0। बट रेजिस्टेंस जो है बेटा ये R और R अब पैरेलल में हो गया, पैरेलल में R और R बाई 2 हो जाता है, यानी ये हो गया ऊपर जाके 2। तो अगर मैं यहाँ से अब T निकालूं तो T यहाँ पे तो ये हो जाएगा QR कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 200। क्लियर है, ये T2 है। तो क्लियर दिख रहा है भाई, T1 में नीचे कितना है, T1 में नीचे है 50 और T2 में नीचे कितना है 200। तो अगर इनको अगर मैं काटूंगा तो मेरा T1 जो आ जाएगा, T2 जो आ जाएगा मेरा, क्लियर मुझे दिख रहा है T1 बाई कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी T1 कितना था भाई, तो T1 बेटा अपने पास कितना था, 4 मिनट में अपना क्या हो रहा था बेटा, करंट फ्लो हो रहा था, या फिर क्या बोलते हैं अपन, ऊष्मीय धारा प्रवाहित हो रही थी। अब कितने में होगी, तो 4/4, यानी 1 मिनट में क्या होगी, वही धारा प्रवाहित होगी। तो टाइम आ गया बेटा 1 मिनट। आइए अगला क्वेश्चन बेटा अगर अपन देखें तो इसमें अपन को क्या दे दी, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दो बॉडी दे दी है। तो ये ग्राफ अपन बहुत अच्छे से जानते हैं ना, किस के बीच में ग्राफ बनता है, तो टाइम और टेम्परेचर के बीच में भी बनता है, ठीक है ना। और ये अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर के बीच में भी अपन एक ग्राफ बना सकते हैं ना, अपन को बिल्कुल अच्छे से याद है। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहले तो अपन को बोल रहे हैं कि भाई देखो यहाँ से बिल्कुल टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, यानी ये अपना क्या आ गया, यहाँ पे गैस फेस आ गया, ठीक है ना। तो ये इसके बाद गैस फेस आ गया और यहाँ पे ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है वाटर की, और यहाँ पे मेल्टिंग होती है आइस की, अपन को पता है।
तो अपन से क्या बोल रहा है, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स 1 एंड सेकंड। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट बोलूं किसके, लिक्विड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, अगर अपन बोले आइस के नहीं, लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रहेगा ये 60 किस वाले का, 1 वाले का। तो 1 का मेल्टिंग पॉइंट है कितना 60 डिग्री सेल्सियस, और 2 का मेल्टिंग पॉइंट है बेटा कितना 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखें तो द इनकरेक्ट बताना है अपन को, तो 1 का 60 सही है, तो 1 का 60 इसमें सही, ये वाला सही है, मतलब ये वाला सही है, 2 का 40 ये वाला गलत है, 1 का 40 ये वाला गलत है अपना। तो ये अपन को ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि गलत पूछा है। अच्छा, अब वैसे तो अपना आंसर आ गया, लेकिन ये भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं ये सही है कि गलत है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे भाई कि कैसे स्पेसिफिक हीट का रेशियो निकालेंगे और कैसे लेटेंट हीट का रेशियो निकालते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होते हैं, ये स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है कि नहीं। आइए, तो सबसे पहले अपन देखो, मैं कोई भी एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ये वाला मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ अपने पास। तो अपने पास अगर ये वाला अगर अपन करके देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है पहले लिक्विड में, ठीक है ना, और यहाँ पे दूसरे लिक्विड में। तो पहले लिक्विड में कौन सा वाला टेम्परेचर चेंज किया, स्पेसिफिक हीट ऑफ बोथ लिक्विड्स, कहाँ पे बात कर रहे हैं, बोथ लिक्विड की स्पेसिफिक हीट का अपने पास जो बात कर रहा है, ये वाला अपन यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालते हैं पहले। तो पहले अपन क्या करेंगे भाई, अपन को देखो उसने रेट सेम दिया है ना, हीटेड एट यूनिफॉर्म रेट, रेट सेम दिया मतलब पावर सेम। तो पावर क्या है बेटा, सेम। पावर क्या होती है अपने पास बेटा, पावर अपने पास होती है Q बाई टी, यानी अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम। ये चीज अपन को क्या दिया उसने बेटा, सेम दी। क्लियर है कि नहीं, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, ये तो अपने P होती है अपने पास कितना Q बाई टू, ठीक है, P इक्वल्स टू अपने रखा Q बाई टू। तो यहाँ से देखो Q क्या आ गया, Q आ गया P इंटू टी। तो पहले Q यहाँ पे देख लो, इसका Q कितना होगा MS डेल्टा टी। देखो तो पहले वाले में अपन को इसमें देखना, फर्स्ट लिक्विड में MS डेल्टा टी लगाओ भाई, तो Q हो जाएगा अपने पास Q यानी P इंटू टी, P और T पहले कितना है, पहले तो वो लिख लो, T कितना है फर्स्ट वाले का, तो 0 से 2 यानी 2 है, 2 मिनट है, जो भी है मिनट है या सेकंड है, सेकंड है 2 सेकंड, ठीक है। अब MS डेल्टा टी, तो M कितना है भाई, M अपन ने M मान लिया, S कितना मान लिया भाई, S ही तो अपन को निकालना है, रेशियो ही तो निकालना है, तो यहाँ का S मैंने मान लिया कितना, S1 मान लिया। और डेल्टा टी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना है, डेल्टा टी है 60 माइनस 0 यानी कितने 60। इक्वेशन 1 नाम दे दी बेटा मैंने। अब ऐसे दूसरे अपन लिक्विड में चले तो दूसरे लिक्विड में P इंटू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि कितना टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है कितने में 4 में। अब M कितना है बेटा, तो M अगर अपन बात करें तो सेम मास दिया गया, देखो जरा इक्वल मास, सेम मास दिया तो इसका मास भी अपन कितना लिखेंगे M, और S इसका कितना लिखेंगे बेटा S2, और डेल्टा T इसका कितना बेटा, डेल्टा T इसका कितना 0 से 40, तो इसका है 40। P से P काटो, यहाँ पे आ गया 1/2, M से M काटो और 60/40 अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा बेटा कितना टोटल 3/2, तो 3S1/2S2। हमें क्या चाहिए, S1/S2 चाहिए, तो S1/S2 हो जाएगा, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 नीचे जाएगा 1/3, देखो तो ये भी सही है। अब ऐसे ही आप किसका यहाँ पे अगर सॉल्व कर लोगे M/L तो किसका रेशियो आ जाएगा, लेटेंट हीट का। तो लेटेंट हीट का भी मैं आपको निकाल कर दे देता हूँ। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो कितना है, पावर तो सेम है, तो अपने पास यहाँ पे Q बन जाएगा पावर इंटू टी, तो पावर T कितना है, पहले वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाले के लिए पहले। टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक का देख लो कितना, 2 से 6, तो टोटल कितना है 4, इक्वल्स टू M/L, M वैसा के वैसा और L को मैंने लिख दिया L1। आइए दूसरे वाले में अगर अपन बात करें सेकंड वाले में, तो P इंटू टाइम कितना है भाई दूसरे वाले का, देखो भाई दूसरे वाले का टाइम है 4 से 7 यानी कितना है 3, M इंटू कितना L2, मास तो सेम है दोनों, कट गया P सेम कट गया, तो L1/L2 आ गया कितना, ध्यान से देखें तो 4/3। तो ये भी बिल्कुल क्या देखो सही। तो कौन सा गलत था, सेकंड गलत था, लेकिन सेकंड ही सही हो गया क्योंकि उसने गलत ही पूछा है अपन से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पेंडुलम क्लॉक इज नोन टू गिव अ करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो अपने पास जो घड़ी है 20 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल सही टाइम बताती है, और बोल रहा है तापमान को अपन ने 45 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है बेटा, ठीक है ना। अब अपन को क्या निकालना है कि एक वीक में टोटल कितना क्या बोलते हैं कि टाइम लॉस्ट हो जाएगा। तो टाइम लॉस्ट का बेटा अपन को फॉर्मूला पता है, याद है, टाइम लॉस्ट पर सेकंड पता है, लेकिन अपन को टाइम लॉस्ट पर सेकंड, एक सेकंड में कितना होता है 1/2 अल्फा डेल्टा टी, अपन ने पड़ा हुआ है। तो 1/2 वैसा का वैसा रहा भाई, अल्फा अपन लिख लो भाई, अल्फा कितना है 10 × 10⁻⁻⁶, डेल्टा टी कितना है भाई लिख दो, तो डेल्टा टी 20 से 45 यानी टोटल कितना 25। अब कितने टाइम में, तो ये तो एक सेकंड में होगा, कितने टाइम में पूछ रहा है टोटल भैया, एक वीक में। एक वीक में क्या होता है अपने पास, एक वीक में होते हैं अपने 7 दिन
है ना, 7 दिन। अब इसके बाद एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 घंटे में कितने 24 घंटे, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, एक मिनट में तो 60 सेकंड हो जाएंगे। ये पूरा अपन क्या कर लेंगे इसको सॉल्व। अब अपन इसको अगर पूरा बेटा अगर अपन क्या कर लें इसको सॉल्व कर लें तो ये वाला अपन ने याद किए हुए शायद 86,400 कुछ आता है, ठीक है ना। तो ये अपन मैं पूरा आपको सॉल्व करके देता हूँ। ये हो गया 5, तो ये हो गया टोटल 125 गुणा 10 की घात -6, और ये हो जाएगा 7 इंटू 86,400 कुछ आता है, ठीक है ना। अब अपन इसको भी अगर अपन क्या कर लें सॉल्व कर लें, तो ये पहले तो एक काम करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो यहाँ पे बचा 10 की घात 4, 10 की घात -4। अब इसको अगर अपन गुणा करें बेटा 86 इंटू 7, तो देखो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ बेटा ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ 8, और इसको 8.6 इंटू 7, ये 60 के आसपास हो जाएगा, और ये टोटल अपने पास है 125। तो 125 को मैं 6 से गुणा करूंगा, तो 125 को 6 से मैं गुणा करूंगा तो लगभग आ जाएगा बेटा कितना, ये 125 को 6 से, तो 125 का 5 से करूंगा तो 625 हो जाएगा, 6 से करूंगा तो टोटल हो जाएगा 750 के आसपास। हाँ 750 और एक जीरो ये, ठीक है ना, 750, ठीक है, और एक जीरो आ गई अपने पास, ये आ गए, ठीक है। और ये हो गया अपने पास टोटल कितना बेटा, 10 की घात हो गया -4, ठीक है ना। एक बार और अपन इस कैलकुलेशन को अगर ध्यान से देख लें, 2 जीरो अपन ने वहां पे काट दी थी, 86,400 ही आता है शायद, हाँ टोटल ये आ गया कितना 75। तो बेटा अप्रोक्स अपने पास ये कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है। कुछ अपन ने जीरो की यहाँ पे कुछ मिस्टेक की होगी बेटा, हाँ तो ये मिस्टेक हाँ 864 अपन ने, ये देखो ध्यान से 860, यहाँ पे ये देखो 2 जीरो निकल के आ रही थी, अपन ने पॉइंट लगा लिया था, तो ये पॉइंट 2 जीरो निकल के आ रही थी, तो यहाँ पे एक्चुअल में कितने जीरो बचते हैं बेटा, -2 बचते, तो -2, तो लगभग अपना अप्रोक्स अपन ने निकाला है, तो 75 सेकंड के आसपास आया है। क्लियर है कि नहीं। तो कैलकुलेशन आप भी आराम से कर सकते हो, वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने पास हो गया बेटा ये थर्ड आंसर। आइए तो बेटा अपना अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि स्टील रॉड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। द फोर्स इन न्यूटन वुड बी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच दिस रॉड बाय द सेम अमाउंट एज द एक्सपेंशन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग इट थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा क्या बोला, 10 डिग्री सेल्सियस से आप इसको हीट करो, ठीक है ना। अब क्या करो, आप इसको फोर्स से खींचो, तो 10 डिग्री सेल्सियस से जितना इसमें इलोंगेशन हुआ था उतना ही इलोंगेशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाने से भी आना चाहिए, है ना। सॉरी, उतना ही इलोंगेशन बेटा फोर्स लगाने से आना चाहिए। तो बोला कितना फोर्स लगाएं कि उतना ही इलोंगेशन आ जाए। अब ये क्वेश्चन अपन ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, इलास्टिसिटी और इसने थर्मल एक्सपेंशन को मिक्स कर दिया। इलास्टिसिटी से अगर अपन डेल्टा एल निकालते हैं तो अपन जानते हैं बेटा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस आ गया, और स्ट्रेन होता है बेटा डेल्टा एल के अपॉन में एल, ये यंग मॉडुलस होता है। और अपन जानते हैं डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है कहाँ से, थर्मल एक्सपेंशन से, क्या होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा एल बाई एल की बात करूँ तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, और यहाँ पे मैंने डेल्टा एल बाई एल की जगह रख दिया अल्फा डेल्टा टी। तो मेरा f बन गया, f कितना बन गया भाई, y a अल्फा डेल्टा टी। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, इलोंगेशन मैंने सेम कर दिया दोनों, ये और ये। आइए y कितना भाई, यंग मॉडुलस देख लो कहाँ गया, यंग मॉडुलस ये दिया बेटा 2 इंटू 10⁻10। देखा एरिया देख लो भाई, एरिया कहाँ दिया है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻4 आ गया भाई। आ जाओ अल्फा देख लो, अल्फा कहाँ गया, अल्फा तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये दिया 10⁻⁻5 दिया। और भाई एक और चीज अपन को देखनी है, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर कितने चेंज कर रहे हैं, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस से, तो ये आ गया। तो देखो भाई यहाँ पे हो गया भाई ये कितना, एक पॉइंट हटाओ तो -1 आया, 10⁻⁻1 लगा, तो -1 और 4 -5 -10 और पूरा ये कट गया। क्लियर है कि नहीं, कट गया पूरा। अब देखो कितना आ गए, तो ये अपने पास आ गया भाई कितना, 10 इंटू 8 80, 80 इंटू 2 160 न्यूटन आ गया टोटल। देख लो ध्यान से कैलकुलेशन बेटा एक बार देख लेना, 160 न्यूटन। क्लियर है बेटा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा एक और ही अपना बिल्कुल क्या बोलते हैं कि जैसा अपन नोट्स में किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बोल रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चों को समझ नहीं आता, बोलता है कि भाई 100 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 24 से 90 डिग्री सेल्सियस लेके जाना, स्टीम कितनी मिलाएं। तो पहले तो सोचो स्टीम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए वो तो इन्फिनाइट भी हो सकता है स्टीम का टेम्परेचर, लेकिन कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए भाई 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम मिलाएंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम मिलाएंगे
उसका क्या बोलते हैं कि जो कॉमन टेम्परेचर है लास्ट में वो किसके बराबर आ जाएगा, वो भी 90 डिग्री सेल्सियस पे आने चाहिए, तभी तो पता चलेगा कितना अमाउंट मिला है। क्लियर है कि नहीं? तो क्या करो, स्टीम को पहले कहां पे ले आओ, 90 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले स्टीम कहां पे आएगी, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में आएगी। तो क्या लगाना पड़ेगा, स्टेट चेंज करना पड़ेगा। तो m इंटू एल, एल कितना होता है भाई 540 होता है, प्लस अब कहां पे लेके आ रहे हैं अपन, 100 से 90 पे लेके जाना पड़ेगा स्टीम को, क्योंकि वाटर को भी 90 पे लेके आना है, कॉमन टेम्परेचर होता है मिक्सचर का हमेशा। तो 100 से 90 लेके गए तो अपन ने ms डेल्टा टी लगाया, m ऐसा क्या वैसा, s वाटर फेस में आ गया एक है, और डेल्टा टी हो गया 10। सर माइनस क्यों नहीं लिख रहा है, माइनस इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि भाई ये अपन को पता है इतना हीट रिलीज कर रही है, वो माइनस है, उसी को तो मैं रिलीज बोल रहा हूँ। अब इसको कितना चाहिए, तो इसको कितना चाहिए ms डेल्टा टी, m कितना है भाई इसका, इसका कितना मास है भाई 100। सर इसका भी 100 था, नहीं इसका तो निकालना है बेटा। और s कितना है, s 1 होता है। सर डेल्टा टी कितना है, तो 90 माइनस 24, देख लो कितना हुआ 90 माइनस 24, मेरे हिसाब से तो हो गया शायद भाई 64 हो गया ये, हाँ 64। 90 माइनस 24, 64 नहीं 66 हो गया क्या, हाँ बेटा 66 हो गया। चलिए तो यहां से अपन ऐड कर लेते हैं, तो टोटल आ गया 550 m बराबर अपने पास हो जाएगा 6 और 2 जीरो, और तो m अपने पास 1 0 से 1 0 काट दो, तो आ गया अपने पास 660 के अपॉन में 55। अब बेटा इससे काटोगे तो आप देखो 10 से तो थोड़ा ज्यादा आएगा, हाँ तो 550 और ठीक है 110, ठीक है 12 आएगा, करेक्ट आ जाएगा बेटा। कितना इसको काटोगे तो 12 आपको काटना आता है, तो ये आंसर है अपने पास 12 ग्राम। सर क्यों, अरे इसको भी ग्राम में लिया, यहाँ भी ग्राम में, यहाँ भी ग्राम में, और ग्राम में ही अपन ने, ग्राम वाली यूनिट में ही अपन ने क्या लिया, स्पेसिफिक ली हुई है। आ जा भाई। अब इसमें बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन आगे बोल रहा है, दो रॉड है अपने पास और क्या बोलते हैं कि अलग अलग मटेरियल की बनी है, मतलब उनके रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो देखो भाई एक रॉड ये रही और एक रॉड ये रही, और इनके रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो एक का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, एक का रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। वो बोल रहा है यहाँ का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है, स्टार्टिंग का कितना है भाई, फ्री एंड्स आर मेंटेन 100 एंड 0 पे, ठीक है। तो टू रॉड्स ऑफ सेम डायमेंशन बट मेड ऑफ डिफरेंट आर जॉइंड एंड टू एंड विद देयर फ्री एंड्स। यहाँ पे है अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे अपने पास है कितना 100 डिग्री सेल्सियस, या उल्टा है सॉरी। तो यहाँ पे अपने पास है भाई ये, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास है कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ एंड्स का टेम्परेचर हो गया। देखो सबसे पहले अपन आई निकाल लेते हैं, तो अपन ने आई निकालते हैं दोनों में, तो इसमें अपन को क्या पता चल जाएगा, R1 और R2 के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है इनको पलटने के बाद में क्या बोलते हैं कि यहाँ का नया टेम्परेचर बदलना है, पलट देंगे तो देखते हैं पहले बिना पलटे। तो R1 R2 का अपन को रेशियो मिल जाएगा कैसे, दो जगह से अपन करंट निकाल लेते हैं, एक बार यहाँ से बड़े से करंट निकाल लो और एक बार छोटे से, या फिर एक काम करो अलग अलग करंट निकाल लो आप। तो यहाँ से करंट निकालो पहले, तो यहाँ से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल 30 अपॉन में कितना R1, सर यहाँ से 70 माइनस 0 70 अपॉन में कितना R2। क्लियर है कि नहीं, 0 से 0 काटा तो यहाँ से अपन को रेशियो मिल गया बेटा कितना, R1 इधर ले जाओ R2 इधर, तो R1 अपॉन R2, R1 इधर चला गया 7 इधर आ गया, तो ये आ गया 3/7। आ जाओ भाई, अब क्या करो, अब बोल रहे हैं पलट दो भाई। यहाँ पे अब अपन ले रहे हैं कितना ले रहे हैं भाई, यहाँ पे अपन को लेना है पलटना है, तो यहाँ पे R2 लेना है और यहाँ पे क्या लेना है R1 लेना है। यहाँ पे कितना टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर अब अपन को कैलकुलेट करना है। क्लियर है कि नहीं, करो कैलकुलेट। तो अगर मैंने यहाँ से, अगर मैं पहले तो इन दोनों को इक्वल कर देते, अपन यहाँ से इक्वल कर दो तो करंट तो सेम फ्लो होगा, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही सीरीज में। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ होगा 100 माइनस टी अपॉन R2, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा भाई टी माइनस 0 है ना, 0 है ना, अपॉन में कितना R1, ठीक है ना। अब एक काम करो, अपन को R1 इधर ले जाओ, तो अपन को R1/R2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, R1 इधर आ गया और टी के अपॉन में 100 माइनस टी यहाँ पे आ गया। अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी 3/7, 3/7 में 100 माइनस टी का यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे 3/7 ऐसा रखा हुआ है। तो इधर इसको ले जाओ, तो 300 माइनस 3t, इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा कितना 70, टोटल हो गया 300 इक्वल्स टू हो गया 10t। तो टी आ गया अपने पास कितना 30 डिग्री सेल्सियस। देख लो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में। तो अपने पास ये, अपने पास अब आ गया यहाँ पर कॉमन पॉइंट का टेम्परेचर आ गया बेटा कितना 30 डिग्री सेल्सियस। आ जाइए 52 के बाद अगर अपन चले तो बेटा अपने पास 53 है। इफ ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम सिल्वर्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो
इमेज को कहाँ पे फॉर्म करना है 20 सेंटीमीटर पे, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ पे रखा है 20 सेंटीमीटर पे। सिल्वरिंग करने के बाद बेटा अपन को पता है कि लेंस नहीं रहता, मिरर बन जाता है। और मिरर में अपन जानते हैं कि 20 सेंटीमीटर पे कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर में अगर 20 सेंटीमीटर पे अपन ने क्या रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट, और 20 सेंटीमीटर पे ये क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है ना। तो ये तभी हो सकता है अपने पास जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, सेंटर पर रखा हो। अब सेंटर यहाँ पे ध्यान रखना, रेडियस के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर मत रख देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसके डबल के बराबर होगी। अपन को पहले लेंस की नहीं, अपन को क्या करनी पड़ेगी, इसके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। उस फोकल लेंथ का डबल कर देंगे, तो फोकल लेंथ का डबल कर देंगे तो वो 2f पे क्या होना चाहिए, 2f, यानी वही 2f यानी क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच गया उसके जैसा, है ना। अगर अपन कंपेयर करेंगे तो अपन को कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोलते हैं कि फोकल मतलब कि 2f जो है वो कितना रखना है अपन को, 20 सेंटीमीटर। लेकिन 2f किसका, इसका 2f निकालना है, इसका 2f। सर इसका 2f कैसे निकालेंगे, तो f अपने पास फॉर्मूला होता है -r/2 म्यू। यहाँ पे साइन की तो अपन को जरूरत नहीं है, तो साइन हटा दो। तो f = r/2 म्यू, r वैसा का वैसा है, 2 म्यू कितना है भाई 1.5 है। तो अपने पास f जो है वो कितना है, r/3। क्लियर है कि नहीं। और हम जानते हैं 2f कितना होना चाहिए, 2f यानी हमको पता r कितना होता है, 2f के बराबर होता है। तो r कितना होना चाहिए, r होना चाहिए 20 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब 2f जो होना चाहिए वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए भाई। तो f कितना है भाई, r/3, ये होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। इसको इससे मैंने काट दिया तो बचा 10 सेंटीमीटर, ये इधर चला गया तो 30 सेंटीमीटर। तो ये होना चाहिए अपने पास कितना, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं। तो अपन से क्या पूछ रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। आइए भाई, द पोर्शन ए बी ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ मैटर डेनोट्स। तो बोला पदार्थ की अवस्था दर्शाने वाले सूचक आरेख का भाग ए बी। तो देखो बेटा ए बी को पहले तो यहाँ पे देखो अपन दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दाब क्या हो रहा है, बहुत ही कम सॉरी आयतन क्या हुआ, बहुत ही कम चेंज हुआ, और दाब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है। तो बेटा ऐसा कब होता है, तो ऐसा लिक्विड फेस में होता है कि अगर दाब क्या हो, दाब बहुत ज्यादा चेंज हो और आयतन बहुत ही कम चेंज हो। क्लियर है कि नहीं। अच्छा दूसरी बात, एक और तरीके से इसको मैं आपको सॉल्व करवाना सिखा सकता हूँ। कैसे सॉल्व करना सिखा सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दाब बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है और आयतन क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये लिक्विड से किसमें बदल रहा है, यहाँ पे लिक्विड से ये बदल रहा है गैस में। तो लिक्विड से गैस में बदल रहा है, तो इसके पहले कौन सी स्टेट थी, इसके पहले लिक्विड स्टेट थी। तो ए बी जो है वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को बेटा क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है अपने पास 0.4 kg ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स कर रहे हैं 0.15 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ मिक्स कर रहे हैं। तो अगर मिक्स कर रहे हैं और टेम्परेचर कितना बन रहा है 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो पूछ रहा है वाटर इक्विवेलेंट क्या, वाटर इक्विवेलेंट क्या है, मतलब कि अपने पास जो कैलोरीमीटर है, जिस अपन ने कंटेनर में, पात्र में अपन ने गर्म किया था, मिक्सिंग की थी, उसका अपन को वाटर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो अब देखो वाटर इक्विवेलेंट में क्या करते हैं बेटा, मास तो वाटर का यूज करते हैं और एस भी किसका, वाटर का यूज करते हैं, हम जानते हैं। देखो सबसे पहले हीट रिलीज कौन रिलीज करेगा, ये ज्यादा टेम्परेचर वाला रिलीज करेगा, और ये वाला क्या करेगा, गेन करेगा। कौन सा वाला गेन करेगा भाई, ये 0.15 kg वाला गेन करेगा। तो हीट रिलीज कितनी है, टोटल हीट रिलीज है अपने पास कितनी, इसने कितनी रिलीज की, तो ms डेल्टा टी। एम को किस में रखना है बेटा, ग्राम में रखना है, तो 400। एस कितना ले रहा हूं मैं, 1 और डेल्टा टी तो 30 डिग्री सेल्सियस है, कॉमन टेम्परेचर कितना फॉर्म हो गया बेटा, 27 हो गया। तो 30 से 27 के बीच में कितना डिग्री, 3। तो टोटल अपने पास अगर मैं देखूं 1200 कैलोरी जो है वो हीट रिलीज हुई है। अब इसने हीट कितनी कंज्यूम की है, हीट गेन कितनी की है इसने, 0.15 वाले ने, तो 150, S1 है और डेल्टा टी। तो इसका टेम्परेचर 25 से 27 गया यानी डेल्टा टी है बेटा कितना, 2। तो इसने सिर्फ कंज्यूम किया कितनी, 300 कैलोरी। तो बाकी जो 900 कैलोरी है वो कहाँ गई, तो बाकी जो 900 कैलोरी हीट है वो क्या है, कैलोरीमीटर ने क्या किया, कंज्यूम किया, है ना। तो कैलोरीमीटर ने कंज्यूम किया, तो अपन कैलोरीमीटर के लिए क्या लिखेंगे, अपन कैलोरीमीटर के लिए लिखेंगे ms डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना, 900 कैलोरी कर देंगे। m कितना, तो m इसका वाटर इक्विवेलेंट, s किसके बराबर लेते हैं, वाटर के बराबर ही लेते हैं, डेल्टा टी कितना है, ठीक है ना। तो डेल्टा टी अगर अपन पात्र देखें तो पात्र का टेम्परेचर भी कितना था, पात्र का टेम्परेचर भी बेटा उतना ही था जितना किसका था, पहले इसमें वाटर रखी हुई थी, है ना। हाँ तो उसका भी कितना टेम्परेचर था बेटा, वाटर के बराबर कितना था, 30 था। 30 से कितने पे पहुंचा, 27 पे पहुंचा है। तो अपने पास 30 से 27 पे पहुंचा है, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट का पहले टेम्परेचर द फाइनल टेम्परेचर फाउंड टू बी 27 व्हेन 0. वाटर मिक्स विद 0.1 किलोमीटर द फाइनल टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 27 डिग्री सेल्सियस। सॉरी
बेटा अगर कैलोरीमीटर का 30 से कितना होगा, देखो अभी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाती। कैलोरीमीटर का 30 होता तो वो हीट कंज्यूम क्यों करता, है ना, वो तो हीट देता। तो कैलोरीमीटर का टेम्परेचर पहले कितना था बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना, क्योंकि उसने भी हीट क्या किए, कंज्यूम किए, गेन किए। तो उसका टेम्परेचर अपन लेंगे कितना था, पहले 25 था, अब 27 हो गया। तो डेल्टा टी कितना आया, 2 इक्वल्स टू अपन ने रख दिया 900 कैलोरी। क्लियर है कि नहीं? तो 900 कैलोरी, और यहाँ भी कैलोरी में ही आता है तो ये बेटा कट जाएगा। तो W अपने पास हो जाएगा कितना, 450 किस में आएगा, ग्राम में। तो केजी में आएगा कितना बेटा, 0.45 केजी। ये अपने पास बेटा आंसर, देख लो कौन सा आंसर है बेटा अपने पास, ये आंसर 0.45 केजी, देख लो अच्छे से। आइए चलते हैं बेटा अपन कहाँ पे, आगे 56। अब बेटा इसमें अपने पास क्या, लेंथ और टेम्परेचर का अपन को ग्राफ बनाना है, यानी लंबाई और ताप का अपन को बेटा क्या ग्राफ दिया है, और अपन को अल्फा ए और अल्फा बी में रेशियो बताना है। तो अपन जानते हैं बेटा, अभी अपन ने देखा L इक्वल्स टू अपने पास, डेल्टा L इक्वल्स टू अपने पास होता है L अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की बात करूँ तो हो जाएगा 1/L डेल्टा L बाई डेल्टा टी। और ये जो है ये चीज स्लोप है, तो अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लोप के। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका अल्फा भी ज्यादा होगा। स्लोप बी का ज्यादा है तो बी का बेटा अल्फा भी ज्यादा होगा, तो बी का अल्फा इसमें ज्यादा है बेटा। देखो आ जाइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम अ लेंस, द लेंस मस्ट बी कॉनकेव। देखो ये बहुत अच्छा मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है कि कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है क्या, आंसर है नहीं, हमेशा डाइवर्जिंग नहीं होता। वो तो तब होता था जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, ज्यादा हो, तब। तो ये अपने पास क्या होगा बेटा, गलत हो गया, ठीक है ना। द कॉन्वेक्स लेंस कैन बी डाइवर्जिंग लेंस, बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग बन सकता है। कब बन सकता है, जब अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन क्या कर दें, कम कर दें, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर दें, ज्यादा कर दें। तो बेटा ये सही है अपने पास। तो पहला है गलत, दूसरा है सही। ध्यान से देख लो, पहला है गलत, दूसरा है सही। सही ऑप्शन हो गया कौन सा बेटा, थर्ड। आ जाइए बेटा, एक और अपने पास क्वेश्चन आ गया। रेफर टू द प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम। अपन को बेटा टेम्परेचर और टाइम का अपन को ग्राफ दिया है, और बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, बोल रहा है कौन सा सही है। देखो पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूं। तो बेटा यहाँ पे अपन को देखो, ये तो फाइनल, यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ भी स्टेट चेंज हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे आइस मेल्ट होती है, आइस बॉईल होती है, आइस मेल्ट होती है कहाँ पे, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या होता है बेटा, बॉईल होता है ना। जब वाटर किस में, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है तो अपन बोलते हैं वाटर बॉईल हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो अजय, तो ए बी रिप्रेजेंट्स आइस एंड वाटर आर इन नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नहीं बेटा, यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे आइस और वाटर दोनों रहेंगे, और ऐसे यहाँ पे वाटर और क्या रहेंगे, वाटर और स्टीम दोनों रहेंगे। तो ये तो गलत हो गया भाई, बोल रहा है कि नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे यहाँ तो ऐसे यहाँ। तो दूसरा, एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। नहीं, वाटर बी पे नहीं होगी बेटा, सी पे होगी बॉइल। एट सी ऑल द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। तो सी में कन्वर्टेड, पूरी की पूरी वाटर कन्वर्ट हो जाएगी स्टीम में। नहीं बेटा, यहाँ से स्टार्ट होगा, कन्वर्ट नहीं होगी, स्टार्ट होगा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना। सी डी रिप्रेजेंट्स वाटर एंड स्टीम। हाँ ये सही है बेटा, सी डी क्या कर रहा है, वाटर और स्टीम इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। तो ये अपने पास ऑप्शन हो गया कौन सा बेटा, चौथा करेक्ट। आ जाइए अब ये क्वेश्चन बेटा अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हुए आ रहे हैं, क्लास में सब बच्चे क्लास में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना। क्या बोल रहा है इसमें, तो बोल रहा है कि सबका मटेरियल सेम है, सारी आइडेंटिकल है, ठीक है, मतलब इनके सबके रेजिस्टेंस सेम है। तो अब देखो अपन बिल्कुल करंट वाली मेथड से करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे करंट वाली मेथड से अगर अपन करें तो यहाँ का रेजिस्टेंस भी रहेगा बेटा R, यहाँ का रेजिस्टेंस भी रहेगा कितना R, यहाँ का रेजिस्टेंस भी R, क्योंकि सारी रॉड सेम है। और करंट की डायरेक्शन में इधर की तरफ एज्यूम कर रहा हूँ, इधर की तरफ एज्यूम कर रहा हूँ। तो मैंने मान लिया ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, ये हायर ये लोअर, I1 I2 और I3। अब हम जानते हैं कि इस पे किरचॉफ का करंट लॉ लगाएंगे, करंट लॉ लगाएंगे तो आने वाले इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3, और आउटगोइंग करंट कोई नहीं है, तो रख दिया यहाँ पे अपन ने कितना, 0। I1 ध्यान से लिखो, हायर माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर है 90 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे बेटा कितना x, तो अपन इसको लिख देंगे यहाँ के पोटेंशियल क्या मान ले, x मान ले, ठीक है x मान लो, अपॉन में कितना r। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा भाई 90 माइनस x के अपॉन में कितना r, और यहाँ पे I3 हो जाएगा 0 माइनस x। अरे सर x तो बड़ा है, नहीं बेटा हमें नहीं पता x बड़ा है कि छोटा, ये हायर है हमारे लिए क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन यहाँ मानी, अपॉन में r इक्वल्स टू 0।
अब इन तीनों को सॉल्व करें अपन बेटा, तो ये तो आर तो एलसीएम आर आ जाएगा, और यहाँ पे 90 हो गया टोटल 180, और यहाँ पे हो गया x x x माइनस 3x, तो ये r उधर जाके 0 हो गया, 180 इक्वल्स टू आ गया 3x, इसको इससे अपन ने काट दिया तो x आ गया बेटा कितना 60 डिग्री सेल्सियस। सही ऑप्शन हो गया बेटा अपना कौन सा सेकंड। आइए अब ये अपने पास आ गया बेटा वेव ऑप्टिक्स का सवाल। इंटरफेरेंस पैटर्न इज मेड बाय यूजिंग ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ रेड लाइट। तो अब अपन जानते हैं भाई, और दूसरा बेटा क्या बोल रहा है कि फ्रिंज विड्थ का रिलेशन, तो फ्रिंज विड्थ का रिलेशन तो बिल्कुल सही दिया, अपन जानते हैं बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी, है ना, फ्रिंज विड्थ इतनी ही होती है। अच्छा अब इसी में बोला फ्रिंज विड्थ अगर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी भाई, जो फ्रिंजेस है वो नैरोवर, फ्रिंजेस है वो नैरोवर बन जाएंगी, और अगर बीटा ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। तो देखते हैं नैरो है कि चौड़ी है, तो बीटा अपना होता है लैम्डा डी बाई डी। अब बोल रहा रेड से क्या कर दिया आपने, रेड से किस में कलर कन्वर्ट कर दिया, ब्लू में। क्लियर है कि कहां से, रेड से बाय यूजिंग द ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ रेड, रेड से ब्लू कलर, तो रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, ब्लू का लैम्डा क्या होता है कम, तो लैम्डा डिक्रीज हो गया भाई, लैम्डा डिक्रीज हो गया तो बीटा भी डिक्रीज होगा, बीटा डिक्रीज हो गया तो नैरो हो जाएंगे, नैरोवर हो जाएंगे अपनी। सही ऑप्शन अपने पास देख लो क्या हो गया, तो देखो ये तो सही है और ऊपर वाला भी क्या बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर देख लें इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ बिल्कुल सही फॉर्मूला दी है, और हाँ इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, तो अपन सही ऑप्शन बोलेंगे कौन सा बेटा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है कि बेटा अपन को 3 रॉड दी हुई है और अपन को इनका के इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो देखिए बेटा के इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो अपन देखो सीरीज में है तीनों, श्रेणी क्रम में, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब R इक्विवेलेंट अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, अपना हो जाता है L बाई के, तो L कितना है, तो 3 रॉड है तो टोटल हो गया 3L, के इक्विवेलेंट, और A इक्विवेलेंट लिख लो लेकिन सारी सेम है तो A ही लिखेंगे। R1 हो जाएगा भाई L बाई K1A, और R2 हो जाएगा, अच्छा K1 की अपन एक काम करते हैं वैल्यू भी रखते चलते हैं, तो K1 की वैल्यू भाई K बाई 2 और A प्लस L बाई K कितना है इस बार 5K और A। अगला आ जाओ भाई कितना है, L ही है, K है, और A कितना है, A भी A ही है। तो जहां से सबसे पहले तो L काटो भाई, सब फिर उसके बाद में काटो कितना, A काटो। आइए तो 3 के अपॉन में हो गया बेटा K इक्विवेलेंट, और यहाँ पे अपने पास हो गया कितना 2 बाई K प्लस, अच्छा ये भी कट चुका है, और 1 बाई 5K प्लस 1 बाई K। चलो एलसीएम लेते हैं जल्दी से, 3 बाई K इक्विवेलेंट, एलसीएम लिया तो अपने पास आ गया कितना 5K। अब यहाँ पे अपन के से इसमें डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, तो ऊपर हो जाएगा 10 1, और यहाँ पे 5 टाइम्स तो 5, तो टोटल हो गया 3 के अपॉन में बेटा के इक्विवेलेंट, और ये अपने पास आ गया 16 के अपॉन में 5K। ठीक है, के इक्विवेलेंट इधर गया 5K उधर गया, तो के इक्विवेलेंट आ गया बेटा 15K बाई 16। तो ये रहा अपना आंसर। कौन सा वाला आंसर है भाई, ये अपना पहला वाला आंसर। क्लियर है बेटा। चलिए बेटा अपने पास है नेक्स्ट 62 क्वेश्चन। A block of ice at -8 डिग्री सेल्सियस is slowly heated and converted to steam at 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा ग्राफ तो अपन बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या है कि बर्फ से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन बेटा, बर्फ से अपन कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, स्टीम में, है ना। हाँ और ठीक है, भाप में कन्वर्ट कर रहे हैं वही स्टीम में। तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले -8 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 0 पे आएगा, फिर अपनी स्टेट चेंज होगी। तो ये ग्राफ होगा, पहले क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर स्टेट चेंज होगी, फिर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर स्टेट चेंज होगी। तो ये अपन जानते हैं बेटा कौन सा आंसर है इसका, पहला। और बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा ट्रिपल पॉइंट है वाटर का, है ना, तीनों स्टेट में वाटर यहाँ पे रह सकता है। अब बोल रहे हैं कि कौन सी क्या है, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है भाई, ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे है, यानी ये कौन सी स्टेट है भाई, अपनी गैस है। यहाँ पे कम टेम्परेचर है, ये अपनी सॉलिड है, तो ये क्या हुई, ये अपनी लिक्विड हो गई। तो लिक्विड पहला हो गया, लिक्विड सॉलिड और गैस, तो लिक्विड सॉलिड गैस, पहला ऑप्शन बेटा अपना करेक्ट है। आ जाइए, अब देखो बेटा फिर वो क्वेश्चन आ गया अपने पास, बोल रहा है कि टाइम पीरियड कितने से चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा था, क्या होता है 1/2 अल्फा डेल्टा टी होता है, याद है। तो अपने पास टाइम चेंज होता है कितना 1/2 अल्फा डेल्टा टी, लेकिन 1 सेकेंड का होता है। तो 1/2 वैसा का वैसा, अल्फा कितना है, देखो अल्फा कितना है बेटा, अल्फा कहाँ गया आपका, ये लिखा है 10⁻⁻⁶। डेल्टा टी कितना है भाई, तो डेल्टा टी टेम्परेचर कितने से चेंज कर रहे हो, 20 है, और कितना कर रहे हो 30 कर रहे हो, यानी 10 से चेंज कर रहे हो। और
ये तो 1 सेकंड का होता है, कितने सेकंड उतने सेकंड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल कितने सेकंड 10⁻6 सेकंड, ये कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 10/2 यानी कितना 5 सेकंड का यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, इतनी देर में चेंज हो जाएगा। तो ये उसने स्लो फास्ट तो पूछा नहीं है तो अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आ जाइए बेटा, देखिए बेटा अगला अपने पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में अपन को क्या कर रहा है भाई, माइनस ये इतना अपने पास कितना -10⁻³ kg है, -10⁻³ kg है। तो अगर ग्राम में देखेंगे तो कितना ग्राम हुआ, 1 ग्राम हुआ, कितना ग्राम है 1 ग्राम है ना ये, ठीक है। लेकिन यूनिट उसने किस में दी है, जूल में, केजी में दी है सारी। तो बेटा अपन इसको किस में, केजी में ही पुट करेंगे, ठीक है ना। अब टेम्परेचर -10 से कहाँ लेके जाना है 110। तो देखो भाई सबसे पहले -10 से 0 लेके जाएंगे, फिर 0 से 100 लेके जाएंगे, फिर 100 से फिर स्टेट चेंज कराएंगे दोबारा, फिर अपन 100 से 110 लेके जाएंगे। अपन जानते हैं अच्छे से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ms डेल्टा टी भाई। तो देखो m तो सब में से कॉमन आ जाएगा 10⁻³ में यहाँ पे लिख देता हूँ, बस s डेल्टा टी बस मैं करते चलता हूँ। तो s डेल्टा टी करिए, तो s कौन से फेस में हो आप, क्या बोलते हैं आइस फेस में। तो आइस का देख लो जरा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दी है, कितनी दी है 2100। डेल्टा टी तो -10 से 0 लेके जाएंगे तो डेल्टा टी हो गया 10। m इंटू एल, तो m तो कॉमन निकल गया, बस l लिखना है। l कौन से, इसमें नहीं है, l का लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये लेटेंट हीट ऑफ आइस गलन की गुप्त उसमें कितनी 3.35 गुणा 10⁵5। क्लियर है इतना। आ जाइए भाई, फिर से चलते हैं अपन कहाँ पे, अगला। फिर अपन टेम्परेचर चेंज करेंगे कहाँ से, 0 से। अब अपन कौन से फेस में आ गए, वाटर फेस में आ गए। अब अपन चलेंगे 0 से 100, 0 से 100 तो डेल्टा टी आ गया अपने पास कितना 100। और एस वाटर फेस में आ गया, तो वाटर का एस दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 प्लस। फिर स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी तो एम तो कॉमन निकल गया, एल कितना है, एल है भाई लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 2.25 इंटू 10⁻6। अब फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे, लेकिन कौन सा फेस में आ गया, स्टीम में आ गया, अपन भाप में आ गए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 1920 और डेल्टा टी दिया है बेटा कितना, डेल्टा टी दिया है 110 तक जाना है, यानी 10। आइए चलिए, ये 10⁻³ का गुणा करते चलते हैं। तो यहाँ पे 3 0 काट दें, तो ये आ गया बेटा 21। यहाँ पे 3.35 है और 10⁻³ कट जाएंगी तो 100, तो 335 आ जाएगा भाई ये। यहाँ पे 3 0 काट दो, 1 2 3 0 काट दे, तो आ गया 418 प्लस। तो यहाँ पे बेटा 10⁻³ 10⁻³ कट जाएंगे तो 3 का गुणा होगा तो हो जाएगा 2250। यहाँ पे बेटा 3 0, 1 2 0 कट गई और एक और काट दी 3, तो 19.2 आ गया भाई। अब इसको ऐड करो, तो इसको अगर अपन ऐड करें तो ये आ जाएगा बेटा कितना, मैं ऐड करता हूँ इसको 2250 और 418, तो टोटल हो गया बेटा कितना 2250 और 418 2668 और 335 मैं ऐड करता हूँ। तो 8 5 13 के 3, 6 3 9 और 1 10 के 0, 6 3 9 और 1 10 के 0 और 2 और 1 3, 3003 यहाँ तक ऐड हो गया। 21 और 19, तो 21 और 19 हो गया अपने पास कितना 40.2, तो 40.2 लगभग इसमें ऐड कर देंगे, तो 40.2 इसमें ऐड कर दिया 40.2, तो ये अपने पास हो गया 3043 है ना टोटल, 3043.2 ये आंसर है। देखो है कोई, बिल्कुल है, ये रहा अपने पास। तो बेटा ये अपना आंसर हो गया, इजीली आ गया बहुत। अब अपने पास क्या बोल रहा है, ये भी ठीक ही क्वेश्चन है, अपन इसको जानते हैं। इसमें देखो क्या याद रखना रहता है बेटा, एक बुलेट है वो किसी ऑब्जेक्ट में जाके मेल्ट हो गई। अब मेल्ट हो गई तो इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट देते ही नहीं है। तो बेटा अपन को टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट देनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर 127 से पहले 327 तक ले जाओ, तो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो जरूरत पड़ी है, कितनी जरूरत पड़ी है, ms डेल्टा टी। एम कितना है भाई, एम कुछ नहीं दिया तो एम मान लो। एस कितना दिया, एस इस पर हीट ध्यान से देखो 125 है ना। ms डेल्टा टी कितना भाई, डेल्टा टी 200 प्लस। आ जाओ भाई, अब क्या m इंटू एल, क्योंकि वो मेल्ट भी हो गई तो स्टेट भी चेंज हुई, स्टेट चेंज हुई है भाई। m इंटू एल, m है, l कितना दिया देख लो भाई, l ही दिया है 2.5 इंटू 10⁴। तो देखो अगर यहां से मैं अगर इसका ये हो जाएगा 250 और 2 0 और
तो ये भी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 है, ये भी 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 है। तो क्यू आ गया टोटल 5m इंटू 10 टू द पावर 4, m कॉमन आ गया। अब ये जो एनर्जी मिली है कहां से मिली है? 40% काइनेटिक एनर्जी से मिली है, पूरी काइनेटिक एनर्जी से नहीं मिली भाई। अब 40% काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 40% होता है अपना कितना? 40% हो गया 40/100, 40/100 यानी कितना? 4/10 यानी 2/5, यानी 2/5 mv² ने, हाफ mv² ने जो एनर्जी दी है वो कितनी दी है? 5m इंटू 10 टू द पावर 4 दी है। तो यहां से अपन ने m से m उड़ाया, 2 से 2 उड़ाया, तो अपने पास v आ गया कितना? अंडर रूट के अंदर 25 इंटू 10 टू द पावर 4, 25 का बाहर आया 5 और 10 टू द पावर 4 का बाहर आया 10 टू द पावर 2 यानी 500 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये अपने पास बेटा सही आंसर है। अजी देखो बेटा, ये फिर से वो अपने पास 62 जो क्वेश्चन नंबर था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो -10 डिग्री सेल्सियस और उसमें -8 डिग्री सेल्सियस था। इस क्वेश्चन को देने का पर्पस यही था कि भाई आप पकड़ पाते हो कि नहीं कि भाई सेम क्वेश्चन ही है कि नहीं, है ना। हो सकता है कि बच्चों को ये लगे कि भाई ये सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं, है ना। तो वहां पे -8 था लेकिन यहाँ पे -10 है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा क्या है बेटा? सेम ही है, ठीक है ना। तो डरना नहीं है क्वेश्चन से। -10 से पहले 0 लेके जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिर क्या? स्टेट चेंज होगी, फिर टेम्परेचर चेंज होगा 100 तक, फिर स्टेट चेंज होगी, फिर टेम्परेचर चेंज होगा। तो पहले टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर अपने पास क्या हुआ? स्टेट चेंज हुई, फिर टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर स्टेट चेंज हुई। देखो कहाँ तक करना है इसमें, ठीक है, यहीं तक करना है। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक ही लेके जाना था, बस हो गया काम अपना। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन आ गया। एक मोल आइडियल गैस है, इस अंडरगोज थर्मल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पीवी ग्राफ कैसा बनता है? पीवी ग्राफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ऐसा बनता है या फिर उल्टा ऐसा बनता है, ठीक है, ये या ये बनता है। तो क्या हो रही है? वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है, तो ये वाला ऐसा बनेगा भाई, वॉल्यूम बढ़ रही है। तो अब ऐसा कितने में है? तो कितने में? तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इसमें है और इसमें है, दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब क्या बोल रहा है भाई? कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, मतलब प्रेशर वाला ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये वाले में तो सब नीचे आ गया, ये वाला सही है। सर इधर क्यों आया? इधर क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही होगी। तो वॉल्यूम अपने पास क्या हो रही है भाई? 3v से v कम हो रही है। तो सही ऑप्शन हो गया बेटा, कौन सही? अजय एक और क्वेश्चन आ गया बेटा अपने पास। द पीवी डायग्राम ऑफ पाथ फॉलोड बाय 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इन अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। तो बेटा अपन को क्या बोल रहा है? आदर्श गैस है, 1 मोल है, और पीवी ग्राफ में उसका अपन को ये दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है इसका? पीवी की पावर 3/2 इक्वल्स टू नियतांक दिया हुआ है। ये जनरल प्रोसेस अपन बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्या पूछा है? क्या उसने भैया? वर्क पूछा, वर्क यानी यहां से यहां तक का वर्क पूछा। चलो भाई निकालते। तो पहले पीवी की पावर कितना है बेटा? 3/2 है। तो यहां से मैं लिख लूंगा पी की पावर 3/2 है, और नियतांक आ गया मेरा के। तो पी आ गया मेरा के अपॉन में वी की पावर 3/2। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन हो गया। सर क्यों हो गया? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला बेटा पी के टर्म में ही तो होता है, वर्क का फॉर्मूला पी के टर्म में होता है, पीडीवी। और पी किस में आना चाहिए? वी के फॉर्म में, वी के फॉर्म में ही दिया उसने, तो वो तो इजी हो गया। क्यों भाई? तभी तो इंटीग्रेशन होगा। आओ तो के बाहर निकाल दो, ठीक है, के बाहर निकाल दिया, और ये ऊपर पहुंच गया भाई वी की पावर -3/2 dv। अब -3/2 का करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -3/2, इंटीग्रेशन करना है +1 तो हो जाएगा -1/2 आ जाएगा। देखो तो अपने पास w आ जाएगा कितना? के अपॉन में -1/2, और ये हो जाएगा v की पावर -1/2, जिसको मैं लिख लूंगा 1/√v। कितना आ गया? v की पावर -1/2 आ गया। इस v की पावर -1/2 क्या लिख लेंगे? तो ये हो जाएगा 1/v की पावर 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√v। और यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दी। देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया उसने? लिमिट दी अपन को कहाँ से कहाँ तक? तो इस क्वेश्चन में लिमिट दी उसने v1 से लेके कहाँ तक बेटा? v2 तक, है ना। तो इनिशियल लिमिट है v1, फाइनल लिमिट है कितनी? v2। और ये w अपने पास आ गया भाई -2k, और यहाँ पे आ गया अपने पास बेटा कितना? 1k अपॉन में √v2, √v2 -1k अपॉन में √v1। क्लियर है कि नहीं? तो देखो अब सर यहाँ पे k की वैल्यू नहीं है, तो k की वैल्यू तो बेटा अपन को मिल जाएगी, ये था। तो k क्या हो जाएगा? p1 b1 pv की पावर 3/2 को k लिख लो, चाहे आप k को क्या लिख सकते हो? p1 b1 की पावर 3/2 भी लिख सकते हो, चाहे आप k को क्या लिख सकते हो? p2 v2 की पावर 3/2 भी लिख सकते हो। बट मैंने जब सॉल्व करके इसको देखा तो बेटा इससे आंसर आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। तो आप ये दोनों रख के देख लेना, मैं p1 b1 की पावर 3/2 रख के देख लेता हूँ। तो ये हो गया अपने पास कितना भाई? अच्छा
ये अपने पास हो गया कितना, -2 के 1 के अपॉन में रूट वी टू। ठीक है, पहले इस माइनस के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 और k की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, k की वैल्यू कितनी है भाई, p1 v1 की पावर 3/2 और माइनस के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/√v1 माइनस 1/√v2 आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब v1 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, v1 की पावर 3/2 जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, v1 की पावर 3/2 को अपन लिख सकते हैं v1 इंटू v1 की पावर 1/2, तो इसको लिख सकते हैं अपन v1√v। क्लियर है कि नहीं? तो v1√v का अपन क्या, v1 और इसको √v1, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। तो v1√v1 का अपन क्या कर देते हैं बेटा, अंदर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं v1√v1 का। अच्छा, v1 तो उसने एक बाहर लिखा हुआ है तो एक v1 रहने देते हैं, बस √v1 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2p1v1, √v1 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √v1 के अपॉन में √v2। तो ये बेटा आंसर है 2p1v1 1 माइनस √v1 के अपॉन में √v2, यानी सेकंड वाला आंसर। सर ये वाला भी तो हो सकता है, नहीं बेटा ये वाला नहीं होगा, पूरा सॉल्व करके देखोगे तो नहीं आएगा। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया भाई, वर्क डन बताना है अपन को सिस्टम का, पर साइकिल है, वो एक ही साइकिल है तो पर साइकिल ही निकलेगा। तो वर्क डन अपने पास क्या होता है, एरिया होता है, पीवी ग्राफ है क्या, देख लो पीवी ग्राफ है, तो एरिया अपन यहाँ पे लेंगे तो ये लेंगे कितना हो जाएगा 1/2, बट यूनिट सही लेना, ऐसा यूनिटी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। एरिया हो जाएगा 1/2, बेस कितने अपने पास, बेस है अपने पास 5, हाइट कितनी है अपने पास, हाइट है बेटा कितनी 300, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ गया भाई 1500/2 यानी 750, लेकिन ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज देख लेना, 750 जूल आ जाएगा टोटल। अब ये कैसा अपना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो -750 जूल अपने पास वर्क डन हो गया। 71 एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो बोल रहा है पहली बेटा कौन सी, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जो होती है बेटा इसमें क्या बोलते हैं कि P कांस्टेंट रहता है, P कांस्टेंट रहता है और V समानुपाती रहता है, यानी प्रोपोर्शनल रहता है बेटा किसके, ठीक है, रहता है कि नहीं, जानते हैं अपन। तो अगर V प्रोपोर्शनल ठीक है तो यहाँ पे V बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है तो T भी बढ़ेगा, T बढ़ेगा तो अपन जानते हैं T बढ़ेगा तो अपना डेल्टा U क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T होता है। तो अगर T बढ़ेगा, ये पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें डेल्टा U क्या, डेल्टा U मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो T बढ़ा है मतलब डेल्टा U पॉजिटिव है, पहले में यहाँ पे डेल्टा U है बेटा पॉजिटिव। अब ये आइसोथर्मल में चेंज ही नहीं होता है टेम्परेचर, तो डेल्टा U क्या है भाई 0 है, उसने लिखा है सब, देखो यहाँ पे क्या भाई, एडियाबेटिक में क्या होता है, डेल्टा Q 0 होता है, Q ट्रांसफर नहीं होती, तो अपन Q डेल्टा Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ से W जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस डेल्टा U। तो थर्ड में अपन को क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे W तो पॉजिटिव है, क्योंकि W पॉजिटिव है, ये एरिया पॉजिटिव है W, तो W पॉजिटिव है तो डेल्टा U फिर नेगेटिव होगा, है ना, अपोजिट साइन का, तो डेल्टा U नेगेटिव है, तो इसमें डेल्टा U पॉजिटिव है, इसमें 0 है, इसमें नेगेटिव है, यानी इसमें बड़ा है पॉजिटिव है तो इसमें डेल्टा U थोड़ा कम है, इसमें और कम है क्योंकि नेगेटिव है, तो सही आंसर हो गया ये पहला। एक और क्वेश्चन आ गया बेटा अपने पास, अपन को क्या दे रहा है इसमें, V2 इक्वल्स टू दिया 4V1 और PV की पावर 1/2 कांस्टेंट दिया है, वर्क निकालना है, नहीं बेटा वर्क नहीं, इसमें टेम्परेचर का रेशियो निकालना है। तो देखो भाई अपन को इक्वेशन दी है उसने कितने, चालूगिरी KP और V की, अपन को चाहिए किसकी भाई, तो चाहिए V का अपन को रिलेशन दिया है और टाइम अपन को निकालना है, यानी अपन को चाहिए PV की नहीं चाहिए, अपन को चाहिए VT की। तो VT की चाहिए तो P को हटाना पड़ेगा, तो PV की पावर 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, किसको हटाएंगे अपन बेटा, P को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे P को, तो अपन जानते हैं PV इक्वल्स टू होता है NRT, जल्दी जल्दी अपन रखेंगे, तो P की जगह अपन रखेंगे भाई NRT/V। अब मैं यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट देता हूँ, NR रखोगे तो वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको सब समझाया हुआ है, तो मैं सिर्फ क्या रखूंगा यहाँ पे T/V, तो P की जगह रखूंगा T/V और यहाँ पे हो जाएगा V की पावर 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो हो जाएगा T, ये V ऊपर जाएगा तो V की पावर 1/2 -1, ये -1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से T हो जाएगा अपने पास, T के अपॉन में आ जाएगा कितना, -1/2 √V बन जाएगा कांस्टेंट, तो T हो जाएगा प्रोपोर्शनल किसके, जल्दी जल्दी रबर भाई कहाँ है, दद्दा रबर, तो ये हो जाएगा T प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, √V के। तो T1/T2 का अपन लिख लेंगे कितना भाई, T1/T2 निकालना, हाँ तो लिख लेंगे अपन इसमें √V1/V2। V1 √V2 कितना था, V1 कितना था भाई, V1 था अपने पास V1 और ये अपने पास था कितना भाई 4V1, कट गया तो 1/4, तो 1/2 आ गया रूट से बाहर। तो ये बेटा देखो आंसर है अपने पास, बिल्कुल आसानी से अपन ने उड़ा दिया सवाल को।
आ जाओ, अब एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें बोल रहा है, इसमें ध्यान से पढ़ लेना इस सवाल में। तो बोल रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम जब है तब अपन को हीट एक्सचेंज यानी डेल्टा क्यू फाइंड करना है। तो डेल्टा क्यू भाई कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा क्यू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम कहाँ पे, ए से बी में है, तो डब्ल्यू तो हो गया 0, तो डेल्टा क्यू हो गया डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा यू होता है भाई F/2 NR डेल्टा टी, ये आप जानते हो सब, है कि नहीं भाई। देखो मूल बन दिया तो n को उड़ा दो 1, तो f कितना है, तो f उसने दे दिया CV 3/2r दे दिया। अच्छा ठीक है यार, चलो मैं इसको F/2r को CV लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा CV डेल्टा टी, F/2 CV, F/2r CV डेल्टा टी होता है, CV दिया 3/2r, तो अपने पास आ गया कितना 3/2r डेल्टा टी। सर और n कहाँ है, तो n 1 हो गया। और हम जानते हैं NR डेल्टा टी जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं भाई, NR अपन जानते हैं PV इक्वल्स टू NR टी होता है। तो यहाँ पे डेल्टा लगाओगे तो NR डेल्टा टी बनता है, और यहाँ पे डेल्टा लगाओगे तो बनता है भाई डेल्टा PV, लेकिन V कांस्टेंट है तो V आ जाएगा बाहर और हो जाएगा डेल्टा PV, V आ गया बाहर, डेल्टा PV यानी P फाइनल माइनस P इनिशियल रख दो बस, यहाँ पे रख दो NR डेल्टा टी की जगह। तो ये 3/2 वैसा का वैसा, NR डेल्टा की जगह P बाहर आ गया, V कौन सा पॉइंट का लेना है, तो कौन सा पॉइंट का, A पॉइंट का, और सर P फाइनल B पॉइंट का, P इनिशियल A पॉइंट का। क्लियर है कि नहीं। चलिए तो देख लो कौन सा अपने पास आंसर आ गया, ये बेटा आंसर होगा 3/2 PV माइनस PA VA। ठीक है, आ जाओ। अब बेटा एक और क्वेश्चन आ गया, हीट एब्जॉर्ब निकालना है। देखो ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू हो जाता है 0, डेल्टा यू 0 हो गया तो डेल्टा क्यू हो गया किसके, डब्ल्यू के बराबर। बस भाई डब्ल्यू निकालना है, डब्ल्यू में बस ध्यान रख लेना सर्किल है, पाई आर स्क्वायर नहीं होता, पाई R1R2 करना पड़ता है, याद है ना आपको। तो पाई R1R2 करेंगे, यहाँ पे अपने पास एरिया जो है एरिया से निकल जाएगा, पाई R1R2 करेंगे, पीवी ग्राफ है, और यूनिट सही रख लेना भाई साहब, है ना, यूनिट सही रख लेना। तो पाई सबसे पहले R1 कितना है, तो देख लो यहाँ पे कितना है टोटल, 400 400 600 200 है, लेकिन हमें रेडियस चाहिए तो पूरा डायमीटर हो गया, तो रेडियस हो गई कितनी 100। अब यूनिट ध्यान से देख लो क्या है, तो यूनिट क्या है, अपन को ऐसा यूनिट में किलो पास्कल में, हमें पास्कल में लेके जाना है, तो 10⁻³ का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे R2 यहाँ पे आ जाओ, टोटल कितना है 200, 200 का आधा, क्योंकि रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए 200 का आधा हो जाएगा कितना 100, यहाँ भी 200 का, ठीक है यहाँ भी हो गया 100। अब देख लेना किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब, हमें किसमें चाहिए मीटर क्यूब में, यानी 10⁻⁻6 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो -6 से 3 कट गए, 1 2 3 ये भी कट गए, तो अपने पास आ गया 3.14 इंटू 10, तो आ गया बेटा 31.4 जूल। पढ़ाओ, देखो ये आंसर है। देखिए एक और वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो अभी अपन ने किया, 3/2 PV माइनस PA VA लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर ए टिक मत कर देना, उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछ रहा होगा। देखो द हीट एक्सचेंज बाय द इंजन विद द सराउंडिंग फॉर एडियाबैटिक सेक्शन एबी, एडियाबैटिक सेक्शन में डेल्टा पहले यहाँ पे निकालना था जो अपन ने सॉल्व किया था, अब यहाँ पे निकालना है, और एडियाबैटिक में तो हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है भाई, तो आंसर है क्या 0। ध्यान से करना, है ना, चौका देते हैं। हाई वर्क डन निकालना है तो वर्क डन अपन निकाल लेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया बेटा नेगेटिव, यहाँ पे वर्क डन हो गया क्या, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये वर्क डन हो गया पॉजिटिव, ये वाला हो गया क्या नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। अब ऊपर का जो वर्क डन आएगा देखो सेम ट्रायंगल है, ये वाली साइड भी कितनी है P0 है, हाइट भी P0 है और बेस भी कितना है V0 है, यहाँ पे V0 है और P0, ये 3P0 माइनस 2P0, तो वर्क डन सेम आएगा और क्या हो जाएंगे बराबर आएगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। इजी सवाल था बेटा, आ जाइए भाई। अब इसमें साइकिलिक प्रोसेस है, इसमें 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑन, देखो मोल n को उसने 1 लिख दिया, तो अब ध्यान से कर लेना भाई कौन सा, पहले ए से बी में चलो, पहले ए बी पूछे ना, ए से बी में चलो, कौन सी प्रोसेस है भाई, ए से बी में देखो y एक्सिस कांस्टेंट है, नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं वर्क डन हो गया 0। ए बी में आ जाओ, बीसी का अगर बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है NR डेल्टा टी अपने पास, हाँ सॉरी NRT, तो n कितना है, n वैसा का वैसा 1 है, r वैसा का वैसा, इसको 1 कर देंगे बाद में, और t कितना है, तो t है भाई T2, और ln V2/V1, V2 कौन सा वाला, V2/V1 करना है अपन को, ठीक है V2 ऊपर वाला V2 हो गया V2/V1, ठीक है भाई BC का आ गया। अब आ जाओ किसका भाई CA कौन सी है अपने पास, CA देखो इसको टच कर रही है VT ग्राफ में, किसको टच कर रही है, ओरिजिन को टच कर रही है, तो यानी P कांस्टेंट है। आइसोबारिक में जो वर्क डन होता है बेटा अपने पास वो होता है P V2 माइनस V1, तो V2 यानी V1 और V, अरे फाइनल यहाँ पे फाइनल ये वाला है, ये वाला कितना है V1,
माइनस V2। पी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन जानते हैं PV इक्वल्स टू होता है nRT, तो अपन P को ऐसा भी लिख सकते हैं nRT/V, लिख सकते हैं कि नहीं। तो अपन ने P को AW आ गया अपने पास nRT, T कौन से वाला भाई, T nRT/V, तो nRT T वाला ही, तो nRT1, वही कितना V1, कोई भी TV ऊपर यहाँ की यूज कर लो चाहे यहाँ के। अच्छा और इसके बाद अपने पास आ गया V1 माइनस V2, तो देख लो कौन सा है, ये है थर्ड ऑप्शन 0, और यहाँ पे P की जगह उसने ये कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया, तो डरना नहीं है। आ जाओ भाई, ये साइक्लिक प्रोसेस ABC ऑन द VT ग्राफ। अब इसमें अपने को क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करस्पॉन्ड्स टू द सेम प्रोसेस ऑन ए PV डायग्राम। PV डायग्राम में सेम प्रोसेस कौन सी है, तो देखो भाई यहाँ पे V कांस्टेंट, यहाँ अच्छा यहाँ से चलना है, तो VT डायग्राम है तो यहाँ पे P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, तो P कांस्टेंट कितने में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। सर इसमें भी P कांस्टेंट है, इसमें P कांस्टेंट है, देखो ध्यान से अगर अपन देखें यहाँ पे P कांस्टेंट है, यहाँ पे अपन कौन सी आइसोबारिक है ना, आइसोबारिक में P कांस्टेंट है और V प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो PV ग्राफ में यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर दिया उसने, घटा दिया, तो ये नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई है। अब दूसरा अगर आप देखोगे कहाँ से भाई, B से C तो कौन सी प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ये वाला x एक्सिस चेंज नहीं होगा, तो x एक्सिस चेंज नहीं होगा, मतलब ये वाली होगी बेटा, ये तो चेंज हो गया, तो ये सही है, ये सही है। तीसरा कौन सी है भाई, ये आइसोथर्मल है, तो ठीक है, ये आइसोथर्मल दिख रही है। सर इसमें वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम घट रही है, तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम घट भी रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, सही है, पूरा का पूरा डायग्राम सही है। सेकंड आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 79 में बेटा अपन को क्या करना है, अपन को PV नहीं दिया, VP डायग्राम दिया, और VP डायग्राम में अपन को क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन अपन क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट इसने नहीं दिया और इसी प्रोसेस का अपन को C से A का वर्क डन निकालना है, तो आप एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें फुल मेथड से सॉल्व करते हैं। फुल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे अपन, सबसे पहले अपन निकालेंगे WAB, तो WAB अपने पास हो जाएगा बेटा क्या, WAB, इसको वॉल्यूम एक्सेस से मिलाएंगे, इसको वॉल्यूम एक्सेस से मिलाएंगे, पूरा एरिया, पूरा क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में ये वाली साइड है 2 माइनस 1 और ये वाली साइड है कितनी 10, तो ये टोटल अपने पास आ गया 10 जूल। अब हम जानते हैं बेटा WAB प्लस WBC प्लस WCA, ये तीनों मिलके अपने पास किसके बराबर होंगे, डेल्टा Q के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि डेल्टा U तो 0 होता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। अब डेल्टा Q उसने दिया है, कितना हो गया भाई, ये डेल्टा Q उसने दिया 5, तो अपने रखा, WAB हो गया 5, WBC तो 0 क्योंकि ये वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, अरे इस y एक्सेस पे वॉल्यूम है, डरना नहीं है। और ये अपन WCA निकाल लेंगे, यहाँ पे ये 5 नहीं था बेटा, कितना था, ये 10 था ना, ये WCA, तो WCA अपने पास हो गया बेटा कितना, 5 माइनस 10, ये आ गया अपने पास -5 जूल, तो ये अपने पास आंसर है बेटा। अब अपने पास है बेटा क्या, 80, क्वेश्चन नंबर 80 में अपने पास क्या बोल रहा है कि पहले एक प्रेशर एक टेम्परेचर दिया और क्या बोलते हैं अपन को, गैस के मोल्स निकल जाएंगे या मास दिया, और फिर दूसरा टेम्परेचर दूसरा प्रेशर दिया और बोल रहा है दूसरे मोल्स बताओ, दूसरा मास बताओ। तो देखो अपन ऐसे क्वेश्चन अपने क्लास में क्या हुआ है, तो दोनों एक क्वेश्चन में पहले मास निकाल लेंगे, ठीक है ना, अपन अभी जो मास बचा है वो निकाल पाएंगे, लीक हो गया वो नहीं निकाल पाएंगे, लीक हो गया वो कैसे, माइनस करके निकाल लेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन बनाई, कितनी पहले कितना P कितना था भाई, तो P कितना था, P था, V कितना था पहले, तो V तो चेंज हुआ नहीं है, तो V उतना ही था V। अब N को क्या लिख लूंगा मैं, M, मास के अपॉन में M नॉट, पहले मास कितना था, M था, M कितना था 6 ग्राम था ना, हाँ 6 ग्राम था मास, तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको M को कितना लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 6 ग्राम लिख देता हूँ जल्दी से, 6 ग्राम में ही है वो, तो सब इनटू में तो कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया N। R वैसा का वैसा, टेम्परेचर कितना था पहले भाई, टेम्परेचर पहले था भाई 400, इक्वेशन 1। अब क्या हो गया, प्रेशर हो गया P/2, वॉल्यूम वही है V, तो मास मैंने मान लिया M डैश बचा, अब यहाँ पे M नॉट, R और टेम्परेचर अब हो गया बेटा कितना 300, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, V से V कटेगा, P से P कटेगा, M नॉट से M नॉट कटेगा, R से R कटेगा, 00 से 00 कटेगा, तो यहाँ पे 1 के अपन में 1/2 करूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 6 अपॉन M डैश इंटू 4/3,
ठीक है ना। तो 3 से इसको काटा 2 टाइम्स, 2 से 2 भी कट गया, तो एम डैश यहाँ पे चला जाएगा, तो एम डैश आ गया अपने पास 4 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? तो एम डैश 4 ग्राम, यानी 4 ग्राम अभी बचना चाहिए वेसल के अंदर। तो निकल कितना जाना चाहिए? निकल जाना चाहिए 2 ग्राम, क्योंकि पहले 6 ग्राम था। अभी वेसल हैज 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर 500 केल्विन। देखो लगभग लगभग सेम ही सवाल है, ठीक है ना, वही अपने पास लीक वाला निकालना है। तो फिर से अपन ने कर दिया भाई कि भाई P कितना है, भाई पहले P है क्या बोलते हैं कि, और V कितना है, V है मास कितना हो जाएगा बेटा 6/m0। R वैसा वैसा, T कितना था पहले 500, देखो पिछले से अलग है, पिछले में 400 था, तो यहाँ पे P अब कितना हो गया P/2। V कितना है, V इस बार 6/m0 R, और इस बार टेम्परेचर कितना बचा है 300। P से P काटो, V से V काटो, M0 से M0 काटो, R से R, 00 से 00, है ना, और यहाँ पे 6 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा M डैश, यही तो निकालना है अपन को। तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6/m डैश, और यहाँ पे हो जाएगा 5/3, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें, ये 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2, ये तो M डैश इधर, तो M डैश इस बार आ गया बेटा 5। तो कितना लीक हुआ? 1 ग्राम लीक हुआ, क्योंकि टोटल 6 ग्राम था। आ जाइए, अब बेटा ये अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ गामा मिक्सचर का। क्या फॉर्मूला होता है? n1 + n2 क्या अपॉन में गामा मिक्सचर बराबर n1 के गामा मिक्सचर -1, n1 के अपॉन में गामा 1 - 1 प्लस n2 के अपॉन में गामा 2 - 2। आइए n1 कितना बेटा 1, ये भी 1, गामा मिक्सचर -1 अपन को निकालना है। n1 कितना है 1, गामा 1 कितना है 7/5 - 1 प्लस n2 कितना है 1, और ये अपने पास 5/3 - 1। सॉल्व कर लो इसको, तो 2 के अपॉन में हो गया गामा m -1, ये 5 माइनस होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यह जाएगा बेटा 5/2। ऐसे यहाँ पे 3 माइनस होगा तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा अपने पास 3/2। देखो जरा कुछ अपन ने मिस्टेक तो नहीं की ना। तो यहाँ पे 5 इधर चला गया, अच्छा ये 5 इधर चला गया, तो यहाँ पे बचा 2 और 5 ऊपर 5/2, यहाँ पे 3 इधर चला गया 2, तो 3 ऊपर, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 2 के अपॉन में गामा m -1, और ये अपने पास आ गया 8/2। 8/2 अपने पास कितना हो गया 8/2, टोटल कितना हो गया 4। 8/2 अपने पास हो गया कितना 4, ठीक है। 8/2 अपने पास आ गया 4, तो गामा m -1 अपने पास आ गया कितना 2/4, यानी कि 1/2। तो गामा m अपने पास हो गया कितना -1 हो गया कितना बेटा 1/2, ये उस साइड ले जाओ, तो हो जाएगा 1/2 + 1, तो टोटल आ गया 3/2। तो 3/2 अपन को दिख रहा है, ये रहा अपने पास 3/2। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें बोला Cp एंड Cv डिनोटेड द हीट ऑफ द यूनिट मास ऑफ द नाइट्रोजन। देखो ये यूनिट मास की, यूनिट मास की है, तो इनमें टोटल मास का मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल अब यूनिट मास के लिए, तो अब यूनिट मास के लिए फॉर्मूला उसने ये बनाया है ना। तो हमें किसका चाहिए भाई? टोटल मास के लिए अपन को पता होता है, टोटल मास के लिए फॉर्मूला होता है ये यूनिट मास। तो यूनिट मास में अपन क्या करेंगे, मोलर मास का डिवाइड कर देंगे यूनिट मास के लिए। अगर ये फॉर्मूला आप क्या करोगे, बनाओगे तो, ठीक है ना। तो m0 कितना होता है, तो m0 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 28 होता है, तो ये 28 आ जाएगा Cp - Cv। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, यूनिट मास के लिए। टोटल मास के लिए, टोटल मास के लिए अगर ये Cp Cv डिफाइंड होते तो बेटा Cp - Cv बराबर R रहता। अब अपन को बताना मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ तो बेटा ये आप लैम्डा जानते हो, अपने पास फॉर्मूला होता है 1/√2 πd² n, n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और n क्या होता है अपने पास यहाँ पे बेटा, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का। डायरेक्ट फॉर्मूला आपने बेटा याद किया होगा इसका। अब यहाँ पे अपन को क्या दिया बेटा, 2 डिफरेंट मास m and 3m of ideal gas are heated separately in a vessel of constant volume, the pressure P and absolute temperature T. Graphs for these two cases are shown in the figure. The ratio of slopes of curve अपन को बताना है, ठीक है ना बेटा। तो अपन को क्या दिया है बेटा, ये ग्राफ है P और T का। तो हम जानते हैं PV = अपने पास होता है भाई nRT। n को क्या लिख सकते हैं अपन, m के अपॉन में क्या लिख सकते हैं m0 RT। हमें क्या चाहिए, P/T चाहिए, तो P/T अपने पास हो जाएगा कितना भाई m/m0 R भाई हो जाएगा कितना V।
तो यहां से मैं क्लियर देख सकता हूं कि स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, डायरेक्टली स्लोप है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। तो जो रेशियो मास का होगा वही अपने पास किसका होगा, इनके स्लोप्स का भी होगा। तो उसने देख लेना पहले बी का मास कितना है, बी का मास 3m, तो 3m अपॉन m आएगा, 3m अपॉन m, तो यानी 3 रेशियो बनाएगा। ठीक है ना भाई। अब अपन को बेटा एक और क्वेश्चन दिया, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए रियल गैस ओबेइंग पीवी स्क्वायर इक्वल्स टू आरटी इक्वेशन, अपन को ये दिया है। अब इस क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान से देखें तो पीवी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना अपने पास आरटी है, और अपन को क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट निकालना है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला अपन जानते हैं बेटा, क्या होता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, होता है सी का 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, ये होता है। ठीक है ना। लेकिन इसने जो देखो यहाँ पे n होना था, n नहीं दिया, n ही वो n को उसने 1 ले लिया। तो हम भी क्या करेंगे इस सवाल में n को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, पर मोल उसने दिया होगा हो सकता है, तो n को अपन 1 यूज करके चलेंगे। तो इसका अगर अपन क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हो जाएगा p कांस्टेंट दिया है, देखो p कांस्टेंट दिया, दाब उसने नियत दिया, तो p वैसा का वैसा तो हो जाएगा 2pv, क्योंकि v स्क्वायर हो जाएगा, और dv बाई dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ टाइम के, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा r dt बाई dt, dt से dt काट दो, तो अपने पास यहाँ पे आ गया 2pv dv इक्वल्स टू आ गया अपने पास r dt आ गया। इसको अभी अपन इक्वेशन बना के रखो। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी निकालना है। सबसे पहले मैं डेल्टा क्यू का फॉर्मूला डी क्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, डी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा डी डब्ल्यू प्लस डी यू। अब डी क्यू को अपन वैसे ही रखते हैं भाई, डी डब्ल्यू अपने पास, वर्क अपने पास क्या होता है, पी डीवी होता है, पी डीवी, और डी यू अपने पास क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, तो ये होती है भाई एन सीवी डेल्टा टी, या सीवी डी टी लिख सकते हैं इसको। सर एन तो मैंने 1 ले लिया भाई, ठीक है ना। तो इसको भी अपन यहाँ पे n1 ले लेंगे, तो डेल्टा क्यू बाई डायरेक्ट डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब यहां से अपन क्या करते हैं, पी डेल्टा वी की, पी डीवी की वैल्यू पुट कर दो, तो डी क्यू पी डीवी की वैल्यू कितनी है, पी डीवी की वैल्यू है आर डी टी अपॉन 2v, आर डी टी के अपॉन में कितना 2v प्लस सी वी डी टी। अब डी टी कॉमन लेके इधर ले जाए, तो डी क्यू बाई डी टी आ गया कॉमन लेके, तो यहाँ पे बचा आर बाई 2v प्लस बचा कितना बेटा सी वी, आर बाई 2v प्लस बचा सी वी, ये अपना आंसर है। अब बेटा अपने पास क्या आ गया भाई, यहाँ पे एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, इट्स गेज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गेज प्रेशर बेटा 11 है, तो टोटल जो प्रेशर होगा इसका फाइनल वो हो जाएगा P0 प्लस 11 P0, तो टोटल हो जाएगा भाई 12 P0। क्लियर है कि नहीं। अब देखो हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें मास निकालना है। मास निकालने से पहले तो अपन को मोल्स निकालने पड़ेंगे। इनिशियल मोल्स अपन को उसने दिए हैं, कितने दिए, n1 दिया अपन को कितना बेटा 18.20। तो इनिशियल मास कितना था, तो इनिशियल मास अपने पास था भाई मास अपने पास क्या होता बेटा, मास का अपने पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने भाई 18.20, मोलर मास से अपन क्या कर देंगे, मोलर मास है इसका कितना, कौन सी गैस है भाई, ऑक्सीजन है, तो 32। क्लियर है कि नहीं। ये अपने पास आ गया मास इनिशियल। अब फाइनल मास की अगर मैं बात करूं बेटा, तो फाइनल मास के लिए फाइनल मोल निकालने पड़ेंगे। फाइनल मोल्स हो जाएंगे, देखो पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी, तो अपने पास हो जाएंगे P2V2 या अपॉन में RT2। तो फाइनल प्रेशर कितना है 12 P0, 12 P0 कितना होता है भाई, P0 होता है अपने पास 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है ना। अब वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, V2 अगर अपने पास बात करूं मैं बेटा, तो कितनी है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुई, वही है 30 लीटर, तो 30 इंटू 10⁻³ R, वैसा का वैसा 8.3। T2 टेम्परेचर जो है वो भी चेंज नहीं हुआ, कितना है भाई 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। तो इसको बेटा अपन क्या कर लेंगे, पूरे को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, तो मैं अप्रोक्सीमेट इसको बेटा सॉल्व करूंगा। ठीक है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करके मैं क्या निकाल रहा हूँ, मोल्स निकाल रहा हूँ। देखो जरा, तो इसको अपन ने ये 2 जीरो से काट दिया, 3 बचे, ये पूरा ही कट गया। तो देखो कितना आया, तो 12, इसको एक काम करो 30 से इस 3 को भी काटता हूँ, तो यहाँ पे 10 बचा।
तो ऊपर हो गया 120। मैं देखो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल पाऊंगा बेटा, है ना, अप्रोक्सीमेट यानी बहुत पास पास ऑप्शन है, ठीक है, फिर भी आप देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हो गया 12, 120, 120 के अपॉन में कितना आ गया 8.3। अब बेटा इसमें क्या करना है अपन को इसमें क्या करना है, m1 अपने पास आ गया ये और अपने पास n2 आ गया, तो m2 अपन लिख लो पहले, तो m2 अपने पास हो जाएगा नहीं फाइनल मास। तो मोल्स कितने आ गए 120 के अपॉन में 8.3, 15 के आसपास कुछ आएंगे, ठीक है ना। अब इनटू अपन इसमें कितना कर देंगे 32। अब अपन को इसको क्या करना है माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, ऑक्सीजन विथड्रॉन, तो अपन को पता चल जाएगा कितना मास विथड्रॉन हुआ है, तो अपन m2 माइनस m1 निकाल लेंगे, निकाल लो आप इसमें से, मतलब m1 माइनस m2 है ना, क्योंकि m1 बड़ा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो अपने पास शायद ये इसके आसपास बिल्कुल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, देख लेना, है ना, जो भी आंसर आएगा। आ गया बेटा अपने पास ये आ गया 88। अब 88 में अपन को क्या बोल रहा है भाई, आरएमएस स्पीड कितने टाइम्स करनी है, 3 टाइम्स करनी है। व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड हो जाए 8 टाइम्स। तो अपन जानते हैं वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट के अंदर 3RT/m। तो क्या क्या सेम दिया इसने, एक ही गैस की बात कर रहे हैं कि एक ही गैस की बात कर रहे हैं, तो अपने पास V1/V2 हो जाएगा बेटा अंडर रूट के अंदर T1/T2, ठीक है ना। अब ध्यान से पढ़ लेना, 3 टाइम्स करना है, मतलब 3 टाइम्स करना है, यानी अगर पहले कितनी थी V1 थी, इंक्रीज 3 टाइम्स करना है, इंक्रीज 3 टाइम्स करना है, यानी 4V1, अगर पहले V1 थी तो अब कितनी करना है भाई 4V1, और यहाँ पर रूट T1 कितना था -50, तो 273 - 50 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा मेरा 223 के अपॉन में T2, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो T2 अपने पास आ जाएगा बेटा 16 × 223। मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ 16 में, 16 3 जा 48 का 8, 4 आई करी तो 32, 36 आया, 3 आई करी 32 और 3, कुछ मैंने फिर से गलत किया क्या, 223 माइनस किया मैंने कितने में से, 273 में से, नहीं 273 में से मैंने माइनस किया बेटा कितना, हाँ ठीक है सही है। तो अपने पास आ गया 16 3 जा कितना 48, 32, 6 आ गया, 16 2 जा कितना हुआ 32, 32 और 3 35। ये बेटा किस में है केल्विन में। सेल्सियस में अगर अपन निकालेंगे तो इसमें से -273 करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, माइनस कर लो आप। अगला है बेटा अपने पास आरएमएस वेलोसिटी। देखो ये वो दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया, दो गैसेस वाला आ गया, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो अपने पास इसमें क्या हो जाएगा बेटा VH, अपन अगर मैं पहले V का फॉर्मूला एक बार लिख के दिखा देता हूं आपको, तो V का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, V का फॉर्मूला V RMS का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर 3RT/m। तो अपने पास जो हो जाएगा V1, तो यहाँ पे 3R तो वो आ जाएगा कॉमन, तो V1/V2 जो हो जाएगा तो वो हो जाएगा, देखो किसके प्रोपोर्शनल है भाई, T के प्रोपोर्शनल, तो T1 के अपॉन में कितना T2, लेकिन M2 के अपॉन में क्या लिखेंगे यहाँ पे M1। तो किसका पूछा है, एट विच टेम्परेचर द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पूछी और किसकी दी है, ऑक्सीजन की दी है। तो हाइड्रोजन को मैं 1 मान रहा हूँ, तो हाइड्रोजन का हो गया कितना 1, क्या करना है इक्वल करना है, तो मतलब ये दोनों कट गए, है ना, कट गए, तो ये कितना आ गया भाई यहाँ पे V1 V2 कट गया, इक्वल करनी है ना वेलोसिटी। अच्छा तो मैं 1 मान रहा हूँ किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का टेम्परेचर 47 और कितना भाई 273, तो टोटल हो गए 320 के अपॉन में T2 वैसा का वैसा, और M2/M1 अगर बेटा अपन करेंगे तो M2 कितना है भाई, हाइड्रोजन का हो जाएगा अपने पास कितना H2 आ गया कितना, हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन का कितना 32, ठीक है ना, और यहाँ पे आ गया कितना 16 नहीं 2, कितना आ गया बेटा हाइड्रोजन का 2, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 1 इक्वल्स टू अपने पास यहाँ पे बेटा कुछ मैंने गलती कर दिया, ये 320 कहाँ से आ गया मेरे पास, 320 मैंने किसका अच्छा ऑक्सीजन का टेम्परेचर दिया था बेटा, ये मुझे क्या दिया था T1 नहीं दिया था बेटा, क्या दिया था T2 दिया था मुझे ऑक्सीजन का टेम्परेचर। तो हाइड्रोजन का तो मुझे निकालना है T1 और ऑक्सीजन का दिया था मुझे कितना 320, तो इसको मैंने इससे काट दिया 10 आ गया, तो ये स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, यहाँ 1 और यहाँ पर हो जाएगा T1 के अपॉन में 20, तो T1 20 केल्विन में आएगा बेटा, सेल्सियस में नहीं। आइए लास्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, तो बेटा इसमें अपन को क्या दिया, वेपर डेंसिटी दिया। वेपर डेंसिटी अपने पास क्या होती है बेटा, मास के अपॉन में क्या होती है 2, मास अपॉन 2 होती है वेपर डेंसिटी अपने पास क्या होती है मोलर, अपन को क्या दिया, हाँ रेशियो वेपर डेंसिटीज ऑफ 2 गैसेस एट द सेम टेम्परेचर 4/20
25, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटीज अपन को क्या करना है, निकालना है। तो जो वेपर डेंसिटी होती है बेटा वो अपने पास क्या होती है, मास के या फिर मोलर मास के क्या होती है, मास के या फिर मोलर मास के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो अपन जानते हैं कि V जो होता है वो इनवर्सली V अपने पास क्या होता है, VRMS अभी अपन ने निकाला, 3RT के अपॉन में क्या होता है, M होता है। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो V1 अपॉन V2 जो होता है अपने पास वो क्या होता है, √M2 अपॉन M1 होता है। अब ये क्या बोलते हैं कि वेपर डेंसिटी बेटा VD है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। तो इसको भी अपन लिख सकते हैं कहाँ पे, वेपर डेंसिटी VD1 के अपॉन में VD2 के अपॉन में VD1। क्लियर है कि नहीं। तो V1 अपॉन V2 अपने पास आ जाएगा कितना भाई, √ के अंदर VD2 उल्टा के लिखेंगे इसको है ना, तो उल्टा के लिखेंगे तो 25/4 तो आ जाएगा 5/2। देख लो ध्यान से, वेपर डेंसिटी जितना है तो ये उल्टा होगा रूट के अंदर, ठीक है बेटा 5/2, ये अपना आंसर है। तो बेटा ये अपना सॉल्यूशन था। मुझे नहीं लगता कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, एवरेज पेपर था, आराम से आप कर सकते हो। जो भी आपको डाउट हो बेटा तो मैं क्या बोलते हैं दोपहर में 1 बजे के बाद वैसे फ्री रहता हूँ मेरी क्लास खत्म होने के बाद में, बट आप कभी भी पूछ सकते हो, किसी भी टाइम आ सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा।